बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया कहानी के साथ एक बार फिर न्यूज़ 1 पर। हम जब लड़कियां पैदा होती हैं तो खुशियां भी मनाई जाती हैं। फॉर्चुनेट घराने होते हैं जहां पर बच्चियों का जन्म होता है। ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही घर में जन्म हुआ जहां पर बहुत बेटियों को प्यार किया जाता, उनको इज्जत दी जाती, उनका मान रखा जाता और उनको खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ उनके अंदर बचपन से डाली जाती कि बेटा डरना नहीं, गिर गए चोट लग गई तो कोई बात नहीं, चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो गिरेंगे भी और चोट भी लगेगी, विच इज़ ओके। बट वो चैलेंजेस से गुजरते हुए जो लड़की की पॉलिशिंग यानी उसकी जो फिनेस होती है, उसकी प्रोफाइल या पर्सनैलिटी, वो उसको बनाती है दरअसल वो इंसान कैसा बनेगा। आज माया कहानी में जिससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी है जो आज यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। आज वो आपसे शेयर करेंगी कि उनके साथ बहुत से वाकयात ऐसे हुए जहां पर अगर कोई और आम लड़की होती तो वो हार मानकर घर में बैठ जाती। और मेरा ख्याल है आप और मैं तमाम लड़कियां जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब्स जाकर की हैं और रक्शे, टैक्सी, बसेस, बाइक्स या कहीं भी आप अपनी रोटी रोजी या पढ़ाई के लिए निकले हैं तो रास्ते में कई ऐसे लोग, कई ऐसी नज़रें और कई ऐसे अल्फाज से आपका सामना होता है जहां पर आपको कदम कदम पर हराने की कोशिश की जाती है। लेकिन बात तो तभी है कि सक्सेस स्टोरी उसी की बनती है जिसके चैलेंजेस हों। अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी हो जिसमें कुछ और हो ही ना, कोई मुश्किल हो, कोई चैलेंज नहीं हो, उसको कौन सुनेगा। आज ऐसी ही स्ट्रगल और बहुत मजीद मेहनत करने वाली कहानी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। माया कहानी में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे नौजवान नस्ल ताल्लुक़ रखने वाली वर्दा सलीम से। दोबारा से करेंगे, सॉरी माय बैड, दोबारा करेंगे। एक बार फिर माया कहानी में खुशामदीद। आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज की कहानी वर्दा बट से मुलाकात करवाते हैं। वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी शुक्र ठीक है। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, जहाँ पर कराची का मौसम आगे पीछे भी होता है, हालात भी होते हैं, काम भी कर रही हैं और फिर आपकी कहानी ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है। Exactly. और मेरा ख्याल है आप उससे वाकिफ हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कहानी जब शेयर हुई तो आपको पता था कि ये कहानी शेयर होने वाली है या किसी ने जानने वाले ने की या इत्तेफाक से आपने भी देखा? सबसे पहले तो हुआ ये कि ये कहानी 3 साल पुरानी है। अच्छा जी, जब मैं एपटेक की स्टूडेंट थी। ओके। और तब मेरी एक टीचर थी, उनके कोई जानने वाले थे तो उनको एक बोल्ड लड़की का इंटरव्यू लेना था। okay. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हो और कुछ उसने अगर फेस किया हो इस तरीके से, और बोल्ड लड़की जो अपने जो चीज़ें वो फेस कर रही है उसके बारे में बोल सके। तो मेरी टीचर ने मुझे रेकमेंड किया था उस वक्त, और ये 3 साल पुरानी बात है। और एपटेक में ही मेरा इंटरव्यू हुआ और जो मेरी पिक्चर वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे वो फिर खुद ली गई वहाँ पर जाकर के किस तरीके से। काफी थोड़ी पुरानी तस्वीर है। मैं जब देखा मैंने कहा वर्दा आप थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, उनकी माशाल्लाह अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना वर्दा की आदत है, अपने आप को एक्सप्लोर भी करती है, सफर भी करती है। तो मैं जो लास्ट तस्वीरें देखी थी उसके हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा चेंज लग रही थी, बहुत ज्यादा, शायद इसलिए ये। और आई वाज रीडिंग द कमेंट्स एज वेल कि यूनिवर्सिटीज तो बंद है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो मैं बेसिकली अपनी प्रोफाइल पे ये मेंशन करने वाली थी ये जो स्टोरी वायरल हुई है ये 3 साल पुरानी है, ये अभी की नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, किन किन को मैं जवाब दूंगी। अजब सी बात की तुमने कि यानी कि अगर किसी की स्ट्रगल आ रही है नजर, उस पर भी तनकीद आ जाती है, बहुत ज्यादा। उस पर खुश भी कोई नहीं होता। खुश होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा लोग खुश होते हैं उतने ज्यादा तनकीद करने वाले भी होते हैं, तो अफसोस होता है मुझे। Exactly. अफसोस होता है। वर्दा, अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगी? और इस कहानी पर हम आखिर हिस्से में पहुंचेंगे इसलिए क्योंकि
कोई वजह है जो आज वर्दा हमारे साथ मौजूद है, वो वजह और उसकी पीछे की कहानी क्या है, वर्दा से सुनते हैं। हाँ बेसिकली ये जो स्टोरी है, मैट्रिक के बाद मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैट्रिक के बाद और मैट्रिक से पहले वाली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, यू नो। मैट्रिक के बाद आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है। तो मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, नहीं किया था, हमेशा फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, और कभी ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं था। तो जब मैट्रिक ख़त्म हुआ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, तो मुझे अचानक मेरा दिल किया कि एपटेक में एडमिशन लेने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मैं वहाँ से करूँ। तो मैंने जब अपनी फैमिली से कहा तो उन्होंने कहा कि अब कॉलेज भी है, फिर डिप्लोमा कवर कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, आप मुझे ना एग्जैक्टली आप मुझे एडमिशन दिलवा दें। तो कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने जब पेरेंट्स से कहा कि ठीक है मैं, लेकिन जाऊंगी कैसे, तो पापा ने मुझे समझा दिया कि आपने ऐसे ऐसे जाना, ये ऑटो है, ज़ाहिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना था अकेले। तो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा स्मूथली देखी थी, लेकिन वो ऐसा वैसी थी नहीं कि बस घर से इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ से घर जाना, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने रियल लाइफ इसको एक्सपीरियंस किया, जब मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि बाहर निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। सबसे पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट ये मिला चलते चलते कि 22-31-90। आई वॉज लाइक ये क्या था 22-31-90। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये जो फेयर कलर के लिए होता है। तो आई वाज इतना मुझे गुस्सा आया कि ब्रांड है एग्जैक्टली इसका एक बहुत बड़ा, वो उनका एक बेसिकली उनका एक स्लोगन है एग्जैक्टली और वो स्लोगन आपके ऊपर यूज आपके ऊपर मैंने कहा कि बिकॉज़ ऑफ योर कलर कि इंसान का फेयर कॉम्प्लेक्शन या फेक कॉम्प्लेक्शन में लोग डिफरेंस नहीं लोगों को नजर आता कि कौन सा ओरिजिनल कलर है, कौन सा ये क्रीम्स लगा के जो कलर होता है। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा चलो लेट इट बी, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। ये सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट क्या ही कॉम्प्लीमेंट जो यानी कि पहला जुमला जो कसा गया वो यही था। ओके। तो उसके बाद जब ट्रैवल मैंने करना शुरू किया, तो यू नो ऑटो में अगर मैं बैठी हूँ तो सामने जो मिरर होता है ऑटो के, तो वहाँ से जो ड्राइवर है वो देख रहा है और पर्सनली क्वेश्चन करना चाह रहा है कि आप क्या करती हैं या पढ़ती हैं, क्या टाइमिंग्स हैं आपकी। तो मुझे रिप्लाई करना नहीं आता था उस वक्त कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आ रहा है, कोई मुझे कह रहा है, तो मैंने उसको कैसे जवाब देना है। मैं डर जाती थी, तो मैं चुप कर जाती थी, मैं जवाब ही नहीं देती थी। तो अगर कोई रोज का मामूल था, आए दिन कोई ना कोई एक नया इंसिडेंट मेरे सामने आ जाता था। और फिर अगर कोई रास्ते से जा रहा है, तो यू ना आप सीधा जा रहे हो, आप सीधा जाओ, आप ऑटो के अंदर क्यों झांकते हो, या आप पेपर फोल्ड करके ऑटो के अंदर, पैसेंजर्स अंदर होते तो आगे से लोग गुजर रहे होते हैं, झांक के जा रहे हो, और कोई ना कोई एक नई बात बोल के चले जाना। आप वॉक कर रहे हो तो फिर आपको अजीब अजीब से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं थोड़ा सा कंसाइज करूँगी बात को, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैं फेस करने लगी थी। तो एक दिन मैं घर आके, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मेरे माइंड में ये था, you shared with nobody? एग्जैक्टली ये चीज़ें मैंने बाद में शेयर की। मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं ये चीज़ें बता दूंगी, ये ना हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर दें कि तुम एजुकेशन छोड़ दो, मत जाओ। ये हालांकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं, लेकिन एक खौफ था ना दिल में कि कुछ भी हो सकता है। Correct. लेकिन जब ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई ना, मैंने फिर अपनी मामा से शेयर किया कि ये चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा उस दिन रोई ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती गई थी। तो मेरी मामा शादी से पहले गवर्नमेंट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, तो फिर उन्होंने उस वक्त मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की। पहले उनका भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा था जो वो बताती। उन्होंने कहा कि ये तुम तो फिर अभी कन्वेंस में जाती हो तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। उस दौरान हमें बाय वॉक करके जाना पड़ता था, और उस टाइम मैं जितनी बातें सुनती थी ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं जा रही हूँ, ये मेरी मामा ने कहा कि मैं अगर जा रही हूँ तो रास्ते से कोई मुझे कुछ कह दिया किसी ने, और लेकिन तुमने डरना नहीं है, तुमने ना रिप्लाई करना है उनको। देखो अभी तुम जिस तरीके से रो रही हो ना, एग्जैक्टली तुमने डरना नहीं होता, एग्जैक्टली खामोश हो जाना, एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने डरना नहीं है और रो के घर नहीं आना है। तुम अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है ना, जितना तुमसे हो सकता है ना तुम जवाब दो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। तो और इतने में ही मेरे फादर पीछे से आ गए, और जब उनको पता चला इस बारे में तो मैं और ज़्यादा डर गई ना। मामा ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने फादर से, वो मुझे ये कहेंगे
कहते हैं अल्लाह ने तुम्हारे हाथ पर सलामत रखे हैं ना। मैंने कहा जी। कहते कोई ऐसा मसला पत्थर उठा के मार दो लेकिन रो के तुमने घर नहीं आना। मेरे को पापा क्या हो गया आपको, ये ऐसे तो मसला ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। कहते हैं नहीं, ये जो तुम डरोगे ना, अभी जो तुम डर रही हो आगे ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी, कितना ज़्यादा तुम डरोगे, रोज़ रोज़ डर के घर आओगे या घर आके रो के हमें किससे सुनाओगे, ये हो गया वो हो गया। बड़ी हो जाओ, तुमने फेस करना इन चीज़ों को, ये शुरुआत है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी और मेरी मामा को पता है ये चीज़ें होनी है। वहाँ से ना मुझे एक अजीब सी मोटिवेशन मिली ना। मैंने कहा जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद रात को फिर मेरी मामा से बड़ी लंबी कॉन्वर्जेसन हुई। तो फिर बहुत उन्होंने मुझे समझाया ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, बस अब तुमने निकलना है ना तो रो के घर नहीं आना। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद जो वर्दा ये बात कर रही है ना, मुझे क्यों अपना ब्रॉटअप याद आ रहा है। अपब्रिंगिंग मेरी जो हुई है वो बिल्कुल ऐसी हुई है कि मार खा के मत आना, मार खा के मत आना, रोते हुए मत आना, मार खा के मत आना, और जो भी हो ना उसको वहीं पर हैंडल करना, एग्जैक्टली। और घर तक कोई भी ऐसी बात, जो भी बात रहे, ये बड़ा क्लियर कर देगा। कोई भी बात रहे याद रखना आपके ऊपर घर की इज्जत है, तो आपने जो भी करना है, लेकिन बर्दाश्त गलत बात नहीं करनी। एग्जैक्टली। फिर क्या हुआ वर्दा? तो फिर उसके बाद चीज़ें तो वही कंटिन्यू थी। हरासमेंट तो चलते फिरते जो भी है, लेकिन फ़ौरन मैं जवाब फिर भी नहीं दे पाई। ज़ाहिर है मुझे टाइम लगा चीज़ों को ना। दिया अम्मा ने, अब्बा ने, उसके बावजूद वर्दा को थोड़ा सा एक डर था, लेकिन ये डर मेरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ, यू नो। फिर एप्टेक के साथ ही मेरा एक स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गया, जो कराची बेस्ड थी, US काउंसलेट की तरफ से वो फंडेड थी। तो जब वहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ तो जिस औरंगी टाउन में हमारी रेजिडेंस थी ना, जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, हमने एक कन्वेंस हायर कर लिया, हाई रूफ, और फिर उसमें हमारा आना जाना था। एक दिन एक्सपो सेंटर हम जा रहे थे और सडनली हमारा इतना कोई ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, वो भी ड्राइवर की एफिशिएंसी की वजह से, कि अगर लड़कियाँ गाड़ी में बैठी हैं तो थोड़ा एफिशिएंसी करके गाड़ी चलानी, एग्जैक्टली यूँ करके, और उसके यूँ के चक्कर में हमारी गाड़ी इतनी बुरा हमारा एक्सीडेंट हुआ कंटिन्यूसली। और एक बनारस का फ्लाई ओवर था वो, और कंटिन्यूसली ड्रैग होते हुए हमारी उल्टी गाड़ी ड्रैग होते हुए जा रही है, और कुछ नहीं बचा गाड़ी में। माया, वो इतना कोई हॉरिबल एक्सीडेंट था कि हम किस तरीके से सोच सकते कि हम बच गए, लेकिन बहुत बुरे तरीके से हमें शीशों के ज़रिए हमें बाहर निकाला गया। और जब तक हम वहाँ पर थे ना, मेरे जहन में ये था, ये वाला जो इंसिडेंट मेरे सामने आया है ना, इसके बाद तो समझो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब पेरेंट्स ने, हो सकता एक जान से बढ़ के बच्चों की क्या होता है। मैंने कहा ये ना हो कि मेरे पेरेंट्स डर जाएं इस वाले हादसे से और कहें कि बस अब तुमने नहीं निकलना। तो फिर उसके बाद जितना ज़्यादा मैं डरी हुई थी, घर में गई और फिर वहाँ से लोग हमें हॉस्पिटल ले गए, और मैंने कॉल करके किसी को भी नहीं बताया कि ये मसला हो गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया वर्दा, किसी को पता ही किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ तक कि मुझे इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। और मेरे अंदर ये आदत थी, मैं निकलने से पहले ना अपना सदका ज़रूर देती थी। बहुत अच्छी आदत है, हमेशा मामा ने मुझे ये सिखाया था। तो लेकिन मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैंने कहा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरे आस सामने के दोस्तों को स्टिचेस यहाँ पे, और मेरा सिर्फ चश्मा टेढ़ा हुआ था बस, और कुछ भी नहीं, मुझे खरोच तक नहीं आई थी। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे वर्दा, कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ वर्दा का, और उसमें और भी लोग मौजूद थे, उन सब की क्या हालत हुई। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और एक लड़की एक अज़म में निकली हुई थी, और उसके बाद उसको था कि अगर घर में पता चल गया तो बस अब तो निकलने ही नहीं देंगे। इस वक़्त के बाद आगे क्या हुआ वर्दा से सुनेंगे। वाकई में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कि अगर हमारे घर में किसी को पता चला, या वाकई में ये बात बाहर निकल गई तो क्या होगा, हमारी चीज़ें रह जाएंगी, हमारे ख्वाब रह जाएंगे, हमारी कोशिश, तो छुपा लो। अक्सर बच्चियाँ ये करती हैं, अमूमन हमने भी बहुत दफ़ा ऐसे किया। वर्दा ने इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और सिर्फ अल्लाह की शान ये कि क्योंकि उसकी आदत है कि हमेशा घर से निकलते हुए सदका देती हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनका चश्मा टेढ़ा हुआ, लेकिन उस बस में और भी बहुत सारे लोग थे जी। क्या हालत थी सबकी? मतलब कोई इंजर्ड हुआ था, और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की वजह से जो है ड्राइवर साहब की, बहुत सारी और भी लड़कियां थी उसके अंदर,
Anybody else got hurt? ड्राइवर का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी गाड़ी का पहला नुकसान, दूसरा उनका हाथ टूट चुका था। मेरी एक और फ्रेंड है और एक मेरा जो फ्रेंड है उसके यहाँ पर पूरी ये चीज़ उसकी ज़ख्मी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो सीट के उस तरफ बैठा था और मुझे और मैं इस तरफ बैठी हुई थी, मेरी तरफ मिरर था और मुझे बचाने के चक्कर में, क्योंकि मिरर तो टूट चुका था और ड्रैग होती हुई गाड़ी जा रही थी तो मेरी पूरी स्किन इंजर्ड हो सकती थी उससे। उसने मुझे बचाने के चक्कर में अपना हाथ नीचे रख दिया और उसका हाथ पूरा यहाँ से इंजर्ड हो गया। एक फ्रेंड के मेरे कान पर स्टिचेस आए, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे हर किसी को चोट लगी सिवाय मेरे। और मैं बहुत ज़्यादा शौक थी इस चीज़ को लेकर कि मैं बच कैसे गई। चलें खैर, घर में जब मैं पहुंची तो फिर पूरा इंसिडेंट बताना तो ज़रूरी था। जब मैंने बताया तो मैंने जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी ना कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, सारे कह देंगे बस अब बहुत हो गया, एग्जैक्टली तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम घर में बैठो, ठीक है, तुम्हें जो पढ़ना है जो करना है घर में बैठ के करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मम्मा ने ये बोला ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा लो, ये तो वो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अब अगला जुमला ये आएगा कि बस हो गई ना तुम्हारी, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही। बस ये कहा कि तुम नेक्स्ट से छुट्टी कर लो, कोई मसला नहीं है, ये तो वो, अल्लाह ने तुम्हें बचाया। मैंने कहा छुट्टी भी नहीं करनी थी, रेगुलर स्टूडेंट थे हम लोग। तो उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं वहाँ से ना थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गई। मैंने कहा ये वाला जुमला जो मैं बार बार मेरे माइंड में आ जाता है ना, ये ऐसा उन्होंने नहीं बोलना। तो फिर वहाँ से मैंने सोशल वर्क इतना ज़्यादा किया, डिफरेंट जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ जाके। तो समटाइम्स मेरी मामा साथ होती थी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे नीडी लोग होते हैं, एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। तो तुम्हें कितने नफलों का सवाब मिलेगा, इतनी ज़्यादा तुम हार्ड वर्किंग करती हो, ये तो वो। तो फिर मैंने कहा ये बात आप कह रही कि नहीं तुम थक जाओगी, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। हालांकि हर स्कूल में लेके वो मुझे अपने साथ जाती थी और फिर लेकिन रोका उन्होंने मुझे फिर भी नहीं ना। बस एक होता है ना बच्चों का एक तरह सा आ जाता है, माँ बाप को इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं ये ना हो। तो फिर वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किया और जब मेरी अचीवमेंट्स बढ़ती गई तो मेरी मामा सबसे ज़्यादा खुश मेरे मामा पापा ही होते थे। और लेकिन इंसिडेंट जो चलते फिरते जो हैरेसमेंट वाले इश्यूज़ थे वो तो खैर चलते ही आए, लेकिन बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें फेस कर करके मैं इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हो गई कि एक दिन मैंने एक बंदे पे हाथ भी उठा लिया। ये वाक़या मैं बाद में सुनूंगी, लेकिन मुझे वो बताओ कि हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि तुम रक्शे में एक बार ट्रैवल कर रही थी और सड़क से जो है वो एक बार पेपर आया था, मतलब नंबर्स आते थे, नंबर्स थ्रो करते थे। क्या हुआ था उस दिन, जरा बताओगी? उस दिन ये हुआ था कि मैं जा रही थी सीधा और यहाँ से जो बाइक वाले बाइक पे कुछ 2-3 लड़के सवार थे और कंटिन्यूसली वो एक कमेंट पास करके जा रहे थे। मैं इग्नोर कर रही थी, मैं बैठी हुई थी। तो जब मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, उन्होंने फिर एक पेपर खाली फोल्ड करके मेरे ऑटो के अंदर, आप अंदर की साइड पे बैठी हुई थी और अंदर की तरफ उन्होंने मारा। तो उस वक्त मैं अकेली थी, कोई और भी मेरे साथ नहीं थी। तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको, ज़ाहिर है मैं क्या करती जवाब देने के अलावा। और फिर उन्होंने नंबर लिखकर एक पर्ची पे वो अंदर फेंका, लेकिन फॉलो वो मुझे कंटिन्यूसली कर रहे थे। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके उनका रास्ता चेंज हो गया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गाड़ी रोक के मतलब ऑटो रुकवा के मैं बीच सड़क पे निकल के उनको ज़रा 2-3 बातें सुनाऊं। मुझे उसमें अपनी सेफ्टी नज़र नहीं आई, कोई भी हो सकता था। मैंने इग्नोर कर दिया उनको और हम जाते जा रहे हैं। ये एक पॉइंट पे वो उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, जो मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही उनको नहीं मिला। लेकिन हर बार इग्नोर करना बनता नहीं था, कहीं ना कहीं जवाब तो देना लाजमी था। फिर एक दिन जब ये तो कंटिन्यू बाइक वालों का चलता रहा? नहीं कंटिन्यू नहीं, समटाइम्स। ये कोई स्पेसिफिक लोग नहीं थे, कोई एक स्पेसिफिक नहीं थे, मुख्तलिफ चलते फिरते। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही होता। क्या पढ़ रही थी एग्जैक्टली उस वक्त? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी एप्टेक से। कौन से ईयर में थी? मैं 2015 में। 2015 की बात है। और उसी दौरान फिर स्कॉलरशिप लगभग उम्र लगभग उम्र क्या होगी उसका मकसद है सवाल? 20-21 साल। तो एक 20-21 साल की बच्ची घर से निकलती है पढ़ने के लिए, तो वो माशरे में सिक्योर अपने आप को फील ना करे, वो घर बैठ जाए आपकी इन हरकतों से। माशाल्लाह है। वैसे आपको कल को पता चले आपकी बहन जो है ना रक्शे में बैठी है और बाइक से गुजरने वालों ने ना ऐसी पर्चे फेंके थे, तो फिर आपसे मैं पूछूंगी कि आपको कैसा फील हुआ। और बखुदा शायद होता भी होगा आपकी बहनों के साथ, तो आपके घर वाले बताते नहीं होंगे,
क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है कि रक्षा पे बैठने वाली आपकी माँ बहन बेटी भी हो सकती है। उस दिन शायद ज़मीर हिलेगा, उस दिन शायद ज़मीन पैरों के नीचे से बिल्कुल निकल जाएगी जब कभी पेपर फेंक रहे होंगे, पता चला कि अपनी बहन और अपनी बेटी या अपनी माँ या अपनी खाला बैठी है गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर या रक्षे के अंदर। उसके बाद वर्दा क्या हुआ? उसके बाद ये सारे इंसिडेंट मैंने अपने एक टीचर से डिस्कस किया था, जो एग्जैक्टली जो स्कॉलरशिप जहाँ पर मेरी थी और वहाँ पर वो हमें पढ़ाती थी। तो फिर उनके बाद उन्हें किसी ने अप्रोच किया कि आहंग ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने बेसिकली मेरा इंटरव्यू लिया था, एनजीओ थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके सारी चीज़ें उन्होंने मेरी बातें रिकॉर्ड की और फिर वो उन्होंने सोशल मीडिया पे वो चीज़ वायरल की, विच वाज गुड। और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं खुद भी ना स्कूल लाइफ से आगे बढ़ने वाली थी। बिल्कुल हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, स्कूल कॉलेज और अपने जो स्कॉलरशिप थी उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा टॉपर एक तरह से रहती थी। तो मेरी टीचर ने मुझे रेकमेंड किया, वो चीज़ सोशल मीडिया पे 3 साल पहले बहुत पानी की तरह वायरल हुई। अच्छा। बहुत लोगों ने उस पर भी एतराज़ किया और उससे भी ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि अच्छा एतराज़ किस बात पे? एतराज़ इस बात पे, अभी तो चलो बंद है यूनिवर्सिटीज़। एतराज़ उस बात पे कि लड़कियों ने किया स्पेशली कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ फेम लेने के चक्कर में। और दूसरी और एक कॉम्प्लीमेंट ये था कि पाकिस्तान में दूसरी मलाला पैदा की जा रही है। मतलब कि एक स्टोरी इतनी एक्सट्रीम पे उसका विजन ले जाओ। ये जो मलाला वाली बात है, ये जो अभी दोबारा जो वायरल हुई है ना, ये कमेंट मैंने अभी जो वायरल स्टोरी हुई है उस पर मैंने पढ़ा था। 3 साल पहले जो कमेंट्स आ रहे थे उस पर भी लड़कियों ने ये कहा हम तो रोज़ाना ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, हमारा तो किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। भाई इंटरव्यू मैंने स्पेशली थोड़ी किसी को कहा था कि मेरा इंटरव्यू आके लो। अगर इसका इंटरव्यू आया है, मैं वर्दा की साइड नहीं ले रही, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मेरा सिर्फ मकसद ये है आपसे पूछने का कि अगर वर्दा का इंटरव्यू आ रहा है या वर्दा की साइड आ रही है और आप खुद ये कह रही हैं कि आप लोगों के साथ और कितनी लड़कियों के साथ ये रोज़ होता है, तो वो आप ही को तो रिप्रेजेंट कर रही है और किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनबिलीवेबल। दैट वाज हॉरिबल। और कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट के कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा फिर बाद में मुझे नेगेटिव कमेंट्स का मसला नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि लड़कियां ये लिखती हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनको अपने अंदर तुम्हारे अंदर अपनी बहन नज़र नहीं आई, या अपना आप नज़र नहीं आया, या अपनी छोटी बहन बेटी नज़र नहीं आई, और जब वो कमेंट्स कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा यार ये गुजरती है, हम भी गुजरते हैं, थैंक गॉड किसी ने तो हमें रिप्रेजेंट किया। एग्जैक्टली। ये क्यों नहीं सोचा जाता? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ लड़कों को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो नेगेटिव वे में बात को आगे रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। खैर, इस छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। वर्दा ने जो भी बात की उसको सुनकर दिल दुखा, अफसोस हुआ, लेकिन हाथ पैर छोड़कर नहीं बैठ सकते। ना तो मैं ऐसी हूँ, ना मेरा ख्याल है वर्दा ऐसी है, और मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ और इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे मालूम है देयर आर मैनी 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 अदर स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर्स आउट देयर, और ये उनके लिए है। दैट हैट्स ऑफ टू यू। बट प्लीज़ वो वाली कोटेशन है ना यार, कि आप एक औरत का ताज इस तरीके से सही कर दीजिए कि किसी को पता ना चले कि उसके ताज जो है ना थोड़ा सा टूटा या क्रैक था। एक दूसरे की इज्जत बनी है, एक दूसरे की लाज बनी है, एक दूसरे की शर्म बनी है। क्योंकि अगर औरत एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे की ताकत बन जाए ना, तो वाकई में उसकी तरफ कोई आंख तो क्या उंगली तक भी नहीं उठा सकते। सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 1 पर माया कहानी के साथ मौजूद। आज की कहानी आप सुन रहे हैं एक वॉरियर, एक फाइटर, एक ऐसी लड़की जिसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, मौके बहुत सारे थे जहां वो अपने गिव अप कर कर अपने ख्वाबों को घर में बैठ सकती थी, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले किसी के भी सामने। और जब उसके माँ बाप का सपोर्ट उसके साथ था, घर वालों का सपोर्ट उसके साथ था, सो शी नेवर गिव अप। बट एक सवाल वर्दा मैं करना चाहती हूँ, क्या ये बात सच है कि लड़कियाँ यानी कि फीमेल्स एक दूसरे की दुश्मन ज़्यादा होती हैं बनिस्बत किसी दूसरे जेंडर के? बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रूफ बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं जितने भी पेजेस पे वो स्टोरी शेयर हुई है, वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों के भी ऐसे कमेंट्स है। मैं ये नहीं कहती कि सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने उसमें, उनके लिए ये बात नॉर्मल थी कि अगर एक लड़की ने लड़कियों के लिए ही आवाज़ उठाई है उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो आप उसको बुरा कैसे बोल सकते हो? ये थोड़ा सा एक अफसोसनाक बात है। मैं माइंडसेट नहीं समझ पा रही कि आप अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रही
नहीं, आप यहाँ आई हैं, मैंने आपका शुक्रिया इसलिए अदा किया कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप यहाँ वक्त निकाल कर आई। आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, मेरी बहनों की तरह हैं, लेकिन आप मेरी मेहमान हैं एंड यू हैव कम अप विद दैट करेज टू शेयर योर साइड ऑफ द स्टोरी। सो मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकती, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर सकती। ये चीज़ आज तक मुझे भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्या है, और उस स्टोरी में ऐसा क्या था कि कोई लड़की स्पेशली, मैं लड़कों को तो खैर बोल ही नहीं रही, लड़की स्पेशली उस चीज़ को कैसे नेगेटिव वे में देख सकती है। खैर लेकिन वक्त बढ़ता गया और ये चीज़ आए दिन कोई ना कोई एक न्यूज़ मिलती थी सेक्सुअल हरासमेंट की, या कि आज ज़ैनब फॉर इंस्टेंस हम अपनी सोसाइटी में अपने ये चीज़ें सुन रहे, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे अंदर ऐसा होता था कि बहुत करीब से मैं उन चीज़ों को फेस करती थी और फील कर सकती थी, और मेरे अंदर ये था कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा मौका दे कि मैं इन चीज़ों पे ना कोई काम कर सकूं, या किसी की मैं हेल्प कर सकूं, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सके या कोई रास्ता बता सकूं मैं उन्हें। तो हम इस चीज़ का ना हमेशा मेरे अंदर एक स्ट्रगल इस चीज़ को लेकर भी होती थी। तो जब स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं एक डरी हुई वर्दा से एक स्ट्रॉन्ग वर्दा बनती गई, क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया। और फिर मैंने डिफरेंट कैंपेन्स की लोगों के साथ, और कुछ लोगों ने ये भी कहा, दोस्त भी ऐसा सच नहीं होंगे, बस जान पहचान थी कि बहुत आगे बढ़ रही है, हवा में उड़ रही है, मुंह के बल नीचे गिरेगी। तो इनसिक्योरिटीज माशरे की ना हमें मरवा देती हैं। माशरे, हमारी सोसाइटी में इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो उन सबको इग्नोर करने के अलावा और कोई रीज़न था भी नहीं। जब सारे हालात देख देख के बर्दाश्त कर करके वर्दा का वो वक्त आया जब वर्दा ने एक दिन हाथ उठाया, वो क्या दिन था, क्या हुआ था, प्लीज शेयर करो। वो ये दिन था कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने ली थी। और कहाँ से? ये बेसिकली मैं अभी यूथ डायरेक्टर हूँ पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क की। तो उस वक्त मैं कोई यूथ डायरेक्टर नहीं थी, मैं सिर्फ एक अलुमनाई थी उनकी। तो बेसिकली हमारे प्रोग्राम्स डिफरेंट सेशंस होते रहते थे, तो एक सेशन हमारा ये भी हुआ था सेल्फ डिफेंस का यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोचो सब सुन रहे हैं, मतलब फिर तुम्हारी वादा हो गया तुम्हारा। बिल्कुल ठीक है, वर्दा मुझे सेल्फ डिफेंस की एक वर्कशॉप कराएगी। यस बिल्कुल। तो नया वो नई मेरी वो ट्रेनिंग थी, और हमें बहुत टिप्स बताई गई थी कि अगर आप सीधा जा रहे हो, किसी ने हाथ पकड़ लिया तो आपने कैसे उसको मारना, ये तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में ना बिल्कुल ताज़ा थी। मैं एक दफ़ा जा रही थी किसी काम से, वॉक ही कर रही थी, तो किसी ने ना हुजूम लोगों का बहुत ज़्यादा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, ऐसी नॉर्मल जैसे। हाँ, तो एक आदमी वो सीधा जा रहा था और उसने ना मेरा हाथ पकड़ने का टच किया ना, मतलब कोशिश उसने की कि किसी तरीके से हाथ पकड़ लिया जाए। बिल्कुल वो नॉर्मल था और मैं भी नॉर्मल थी, मुझे क्या पता ये इंसिडेंट होने वाला। तो मैं सीधा जा रही हूँ, उसने अचानक वो पकड़ा ना, और जैसे उसने पकड़ा ना मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि बैड सीन है। मैंने वहीं से उसका हाथ पकड़ के ना मोड़ के पीछे मैंने उसकी दो लगाई, और मैं थोड़ी देर के लिए ना वो शॉक्ड हो गई कि मैंने ही मारा, या कोई और तो नहीं है। ताकत आ गई कहीं से ज्यादा, और यकीन माने मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं उस दौरान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर कोई मुझे कुछ बोल के भी जाता ना तो मैंने उसको जाने ऐसे नहीं देना था। तो जब मैंने उस पर हाथ उठाया ना, तो बहुत सारे लोग फिर मेरे सपोर्ट में आ गए कि हुजूम आ गया। तो मैंने वहाँ से कहा, मैंने कहा मैं ऐसे ही डरती थी कि मतलब मैंने बोलना नहीं, यहाँ पे आप आवाज़ लगाओ, कोई आपको तंग करे तो 10 लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे। मैं कितनी पागल थी, मैं क्यों नहीं ऐसा सोचती थी पहले। तो इस तरह से मैंने फिर अपने आप को सेव करने के लिए मैंने बोलना शुरू किया, और फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट मैं हो गई थी कि अगर कोई मुझे देखता भी था ना, तो मतलब मैं इस तरीके से आगे से रिस्पॉन्ड करती थी कि बस कोई आगे इंसान कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके, मतलब चीज़ें फेस कर करके मैं यूज्ड टू हो गई थी, और अब इतनी आसानी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं से कोई नंबर आ जाए, कहीं से कोई पर्ची आ जाए, तो क्या करते हो? पहली दफ़ा पहले तो मैं यही करूँगी कि इग्नोर पहले इंसान करे जितना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब कोई एक्सट्रीम लेवल पे बात हो जाए तो डेफिनेटली फिर आप उसको यू हैव टू गिव रिटॉर्ट टू देम ना, आपको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, तो वो चीज़ फिर दोबारा नहीं होती। तो इसके साथ ही जब मैंने ये चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जब कानों से नज़रों से गुजरी ना, तो एक बहुत अजीब सी कैफियत अंदर से होती थी कि अल्लाह ताला बस कोई एक ऐसा मुझे वसीला बना दे कि मैं किस तरीके से इन लड़कियों की मदद कर सकूं।
लेकिन मेरी स्ट्रगल बढ़ती गई और मैंने जितना ज़्यादा सोशल वर्क किया, मेरा जॉब भी मेरी माशाल्लाह से बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर लग गई। लिंकन कॉर्नर्स द प्रोजेक्ट ऑफ यूएस कॉन्सुलेट और पीएसीसी में और लियाकत लाइब्रेरी में भी है। बेसिकली उसी के साथ फिर उसी के नेक्स्ट ईयर मैं पुआन पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क, जिसकी मैं बता रही हूँ कि ट्रेनिंग मैंने ली थी, उसी के इलेक्शन में मैं सबसे ज़्यादा वोट से जीती और मैं वहाँ पूरे कराची चैप्टर पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क की यूथ डायरेक्टर भी बन गई। तो दैट वाज माय अचीवमेंट। और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ती गई और उसी के साथ मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अपने ख्वाब को पूरा किया जो मैं चाहती थी अल्लाह ताला मुझे कोई वसीला बना दे, मैं लड़कियों की हेल्प कर सकूं। मैंने माया कभी किसी को ये बात बताई नहीं, मेरे अल्लाह मेरी और उस लड़की के बीच में बात होती थी जिसकी मैं हेल्प कर रही होती थी। आज मैं शो में मुझे मौका मिला है तो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई सोशल मीडिया हरासमेंट हो रही है, किसी लड़की को सोशल मीडिया पे अप्रोच किया जा रहा है या कोई और सिनेरियो है, तो लड़कियों को नहीं पता होता वो कहाँ कंप्लेन करें, उनको किस तरीके से, उन्हें अपने राइट से नहीं पता होता। मैंने इतनी ज़्यादा कैंपेन्स इस चीज़ पे कही है, साइबर बुलिंग पे, सोशल मीडिया हरासमेंट पे, और जितने भी हरासमेंट के इश्यूज होते हैं फॉर गाइडेंस। और मैं एज सच एक पब्लिक फिगर नहीं कहूँगी, लेकिन जो मेरी सराउंडिंग में लोग हैं जिनको पता है कि मैं इस चीज़ पे काम करती हूँ या कैंपेन्स मेरी होती हैं इस चीज़ से रिलेटेड भी, तो लोग डेफिनेटली लड़कियाँ मुझे कांटेक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हारे बिहाफ से इनवाइट कर लूँ सबको कहने के लिए कि जहाँ भी जो भी लड़की इस तरह की किसी हिरासमेंट को फेस कर रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कहीं वो माशरती तौर पर हो, किस तरह से भी बिल्कुल वो कांटेक्ट कर सकती है। बिल्कुल कर सकती हैं। ओके, वेक अप, यू नीड टू वेक अप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए उठें, मत बर्दाश्त करें, मत चुप रहें, क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करती रहेंगी, शायद वर्दा और मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे सोचते थे, जब तक हमने आवाज़ नहीं उठाई हम सोचते नहीं यार लोग क्या कहेंगे, नहीं आवाज़ नहीं उठाओ, नहीं ये नहीं करो, नहीं वो नहीं करो। क्यों नहीं करो? अब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ही की नस्ल से, आप ही को गाइड करने के लिए ऐसे नौजवान आ गए हैं और मैं आप लोगों की ऐसी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप प्लीज़ वर्दा को कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्दा खुद बताएंगी। जी वर्दा। मेरा वर्दा बट के नाम से पेज पे है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे सकती हूँ। तो अगर आप को ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मसला है, आपको नहीं समझ आ रहा आप कहाँ पर कांटेक्ट करें, किससे आप बात करें, किससे डिस्कस करें, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज़। So she is available, ये आपके लिए, और अवेलेबल खिदमत के लिए, अवेलेबल सपोर्ट के लिए, अवेलेबल हिम्मत देने के लिए, अवेलेबल पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। याद रखिएगा, जो लड़कियां काम करती हैं, मेहनत करती हैं, बाहर निकलती हैं ना, वो आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल जो आप समझ रहे हो। मैं कहूँगी 1 मिनट में अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज करना चाहो लड़की को, जो आज की बच्ची देख रही है, जो आज की लड़की देख रही है, या इवन बड़ी भी ख़वातीन जो कहीं ना कहीं अंदर ही काम में सबको सहती रहती है, बर्दाश्त करती रहती हैं, उनको क्या मैसेज दोगी? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि डर के रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि कोई आपको अगर तंग कर रहा है तो आप उसे डेफिनेटली किस तरीके से, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको इतना ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा, या आपकी कोई जो स्टोरी अगर आप किसी से कंप्लेन कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, वो आपके और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बात होगी। आपका मसला भी हल हो जाएगा, आप उस चुंगल से निकल सकेंगे जिस जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। लेकिन एटलीस्ट अपने राइट्स को जानिए, अपने चुप करके ना बैठें, चुप हो के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एटलीस्ट अपने लिए बोलें, आप खुद अपने लिए एक्शन लेंगी, आगे आपकी बेटियां हैं, आपके बच्चे होंगे, आप उन्हें भी उस तरीके से गाइड कर सकेंगी। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू टेक राइट फॉर योरसेल्फ। Absolutely. Thank you, Varda. God bless you. Thank you so much. Lovely meeting you finally. Lovely meeting you too. And जो तुमने 3 साल पहले एक तुम्हारी स्टोरी जो हमने सुनी आज के 3 साल पहले की थी, मगर आज भी उसने उतना ही इम्पैक्ट रखा, आज भी उतना ही असर था उसके अंदर। इसका मतलब है कि हर दौर में 3 साल बाद भी आज भी वो ही हैरासमेंट फेस कर रही है। मेरा सिर्फ एक मैसेज वर्दा के तमाम कहानी सुनने के बाद तमाम बच्चियों से, बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई भी कमेंट करने जाएं
और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्दा ने फेस की, मैं भी फेस करती हूँ। और मेरी तमाम जितनी भी फीमेल मीडिया में जितनी मेरी कलीग्स हैं, मेरी और फ्रेंड्स हैं जो काम करती हैं, हमारे कजन्स हैं जो काम करती हैं, जो फीमेल्स जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ उनको जज मत कर कर कोई लफ्ज़ नीचे लिख दिया। बखुदा आप इनके अमल के, मेरे अमल की जवाबदेह नहीं हैं। आप उसकी जवाबदेह हैं जो आप करती हैं, जो आपका कर्म है, जो आपका अमल है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं। ज़रा सोचिएगा कि कल को अगर आप ये कहती हैं कि आप परफेक्ट है और दूसरा जो है वो इम्परफेक्ट है, कभी आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई। क्योंकि देखिए अशफाक साहब मरहूम का बहुत ही मशहूर उनका एक कोटेशन है जो लोग बहुत सुनते भी हैं, जो धोखे के हवाले से है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कहीं से भी धोखा अपनी जाए पैदाइश कभी नहीं भूलता, लौट कर आता है। आप रिश्तों में धोखा करेंगे तो लौट कर आएगा। आप अपने आसपास इंसानियत के लेवल पे करेंगे तो आएगा। आप कुछ भी गलत करेंगे आपकी तरफ पलट कर ज़रूर आएगा। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे तब जब आपकी तरफ पलट कर आए? क्योंकि ये तो खिदमत में लगी हुई हैं। क्या आप भी खिदमत में हैं? अपना ख्याल रखिएगा। माया कहानी में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।